हाय दोस्तों, IQ लेवल अकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। 2009 के अंदर हमने हमारा जो 11 का अध्याय था नगर पालिका का विकास और नगर पालिका के अंदर जो विकास योजनाएं जो चलती हैं उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अपने ये जो कहाँ से स्टार्ट होता है 159 से लेके 199 तक स्टार्ट होता है। दूसरी बात ये है कि कई मैंने 250 के आसपास इसके क्वेश्चन बना रखे हैं पूरे नगर पालिका के। तो वो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक तो वो क्वेश्चन पेपर चालू हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहां से आते हैं, कुछ पुराने क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो आपका बहुत इजी तरीके से आपकी नगरपालिका जो है तैयार हो जाएगी। यहाँ से 40 क्वेश्चन आएंगे तो मेरे ख्याल से मेरा अंदाजा है कि हाँ, अपने से पढ़ने वाला बच्चा जो है वो पूरे के पूरे 40 के 40 क्वेश्चन मार के आए। ठीक है, तो अपना जो 191 की धारा है, 191 की धारा में दे रखी है कि मार्गों के कोने पर भवन। कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं, ज्यादा शातिर होते हैं, वो क्या कहते हैं कि मुझे कोने पे मकान चाहिए, कोने पे जमीन चाहिए। कोने की जमीन लेने का दो फायदे हैं। एक तो ये है कि भाई सामने भी रोड हो जाएगी, साइड में भी रोड हो जाएगी, दोनों साइड में दुकानें निकाल दूंगा। बट वो दुकानें तो पता नहीं कब निकलती हैं, उससे पहले नगरपालिका उसका बाउंड्री बना देती है। तो नगरपालिका क्या करती है देखते हैं। नगरपालिका करती है कि दो मार्गों के अंदर मकान आता है। यदि किसी का कोने का प्लॉट है, ये प्लॉट मान लीजिए आप, और ये क्या है आपके, यहां से सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है, आगे ये सड़क है, ये सीधी है, तो ये कोने पे है ना। तो ये जो आगे आपकी जमीन आ गई और ये आपका रास्ता निकल गया। तो ये जो रास्ता निकल रहा है यहां से, एक कोना तो ये हो गया, एक कोना ये हो गया। तो इस कोने को क्या करेगी नगरपालिका, इस कोने को आपका, ये मान लो मकान है आपका A नंबर का मकान है। ठीक है, तो इस कोने पे क्या करेगी नगरपालिका, निर्धारित कर देगी। नगरपालिका जो है वो निर्धारित करेगी, क्या कर देगी, एक तो इसकी ऊंचाई निर्धारित करेगी। ऊंचाई जो होगी कि आप कितनी ऊंचाई तक मकान बना सकते हो, वो ऊंचाई निर्धारित करेगी। दूसरी इसकी सीमा जो होगी, सीमा, मकान की सीमा, कि ये जो है आगे ये किस में आएगा आपका, सार्वजनिक मार्ग में आ जाएगा, सार्वजनिक मार्ग में आ जाएगा। ठीक है, तो सार्वजनिक मार्ग में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप इतने ऊंचे से ज्यादा बिल्डिंग नहीं बना सकते, इसकी सीमा आप, इससे बाहर आप मकान नहीं ले सकते। आपको बोल सकती है कि घुमावदार भी कर सकते हो आप, घुमावदार। ठीक है, घुमावदार जो कोना होगा आपका, वो कोना जो होगा घुमावदार आपसे करवा सकती है। ठीक है, या फिर आपसे गोल भी करवा सकती है कि भाई इस कोने को आप गोल बना लीजिए ताकि कल यहाँ पे दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, कोई दिक्कत ना आए। तो क्या कर लेगी, गोलाकार भी करा लेगी। ठीक है, तो ये सारा काम आपसे नगरपालिका जो, यदि कोने पे मकान आ रहा है तो वो सारा काम आपसे करवा लेगी। यदि लोक सुविधा के लिए काम हो रहा है, मान लीजिए कि जनता, यहाँ की जो जनता है वो कह दे, किसके लिए, एक तो लोक सुविधा के लिए, लोक सुविधा के लिए, और एक होता है लोक उपयोगी के लिए, लोक उपयोगी हो। ठीक है, एक तो लोगों के उपयोग का हो और एक लोगों की सुविधा के लिए हो। तो नगरपालिका ये जो जगह है ना आपकी, कह देगी भाई आप 2-2 फीट, आप ये जो जगह है ये 2 फीट चौड़ी हमें दे दो। तो नगरपालिका इस जगह को क्या कर देगी, नगरपालिका ले लेगी। क्या कर लेगी, नगरपालिका जो होगी वो इस जगह को ले लेगी। समझ में आया बात कि ये कोने का मकान है, इसकी ऊंचाई निर्धारित कर देगी, सीमा निर्धारित कर देगी, घुमावदार इसको बना देगी या गोलाकार बना देगी। और लोक सुविधा के लिए जन उपयोगी यदि ये काम में आ रही है जगह, तो क्या कर लेगी नगरपालिका, आपसे 2 फुट जगह ले लेगी। ये 2 फुट जगह आपसे ऐसे ही नहीं लेगी, इसके बदले में आपको क्या देगी, रुपए देगी, प्रतिकर देगी। प्रतिकर जो है वो आपको संदाय करेगी, प्रतिकर संदाय करेगी, मतलब आपको इसके जो DLC भाव का जो रुपए होगा, रुपए आपको देगी। ठीक है, आपको जो नगरपालिका है ये जो जगह ले रही है खुद के अंदर, तो ये आपको प्रतिकर संदाय करेगी। प्रतिकर संदाय करने से क्या हो जाएगा, आप उस जगह के मालिक नहीं रहोगे, नगरपालिका क्या हो जाएगी, उस जगह की मालिक हो जाएगी। और ये काम वो क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है नगरपालिका, तो नगरपालिका लोगों के विकास के लिए कर रही है, ताकि मार्गों का विकास हो सके। इससे ये जो रास्ता है ना, इन मार्गों का विकास हो सके। तो मार्ग के विकास के लिए, मार्ग के विकास के लिए, तो सीधी सी बात इसमें यही है कि यदि किसी आदमी का मकान कोने पे आ रहा है तो कोने पे नगरपालिका क्या करेगी, ऊंचाई, सीमा, घुमावदार और गोलावदार उसको बनाने के लिए बोल देगी। यदि फिर वो क्या बोलेगी कि भाई ये जो लोक सुविधा के लिए और जन उपयोग के लिए एक जगह काम में आ रही है, काम में आ रही है, तो नगरपालिका उस जगह को जितनी काम में आएगी, 2 फुट 4 फुट रास्ता जितना चौड़ा करना है वो ले लेगी। ले लेगी तो वो बदले के अंदर उसके DLC भाव से पैसे देगी, ऐसे नहीं फ्री पॉकेट में ले लेगी। फिर नगरपालिका उसकी मालिक हो जाएगी और मालिक बन के क्या करेगी, वो मार्ग जो होगा उसका विकास कर देगी। ठीक है, आगे 192 की धारा है, उसमें बोला गया है कि बहिर्गत भवन जो होते हैं उनको पीछे करना। बहिर्गत भवन, बहिर्गत
भवन जो है उनको पीछे करना, उनको पीछे करना। तो इसका मतलब क्या होगा कि भूमिगत भवन कौन से होंगे? मान लो कोई भवन है ना, और ये रास्ते के ऊपर बन रहा है, रास्ते पे बन रहा है, ठीक है। तो ये रास्ते पे जो बन रहा है ना, ये जो मकान है आपका, ये मकान रास्ते पे बन रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे कि उनको पीछे करना कि भाई यदि इनका कोई बरामदा आ रहा है, बरामदा आ रहा है, कुछ लोग बरामदा बाहर निकाल देते हैं, कुछ लोग छज्जा बाहर निकाल देते हैं जिसको रोस बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग सीढ़ी भी बाहर निकाल देते हैं, सीढ़ी भी बाहर निकाल देते हैं। बाहर आ रहा है तो उनको क्या करेगी नगर पालिका? नोटिस दे देगी, भाई ये जो जगह है आपका बाहर है, और आप इसको नोटिस देके वो क्या कर देगी? पहले नोटिस देगी, नोटिस देके क्या करेगी? लिखित नोटिस दे देगी कि भाई आप ये जो जगह है इसको तुड़वाओ, तुड़वाओ, ठीक है, तुड़वाओ। तुड़वाने के बाद ये जगह किस में आ जाएगी? नगर पालिका के अंदर, नगर पालिका के अंदर आ जाएगी, ठीक है, अंदर आ जाएगी। अब ये जगह किसकी हो जाएगी? नगर पालिका की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी है, बरामदा है, छज्जा है, कोई भी चीज है तो वो आप तुड़वाओ, नोटिस देगी मालिक को कि ये जो मकान आ रहा है आपका बीच में आ रहा है, तुड़वाओ। आगे कह रहा है कि ये तो छज्जा मकान की बात हो रही है, यदि मकान का छज्जा बरामदा नहीं आ रहा है, किसी ने मकान ही बना लिए, तो मकान की यदि बात आती है तो उस मकान को भी तुड़वाना है, उस मकान को भी तुड़वाना होगा। यदि आपने मुख्य मकान बना लिया, वो मकान भी आपका तुड़वाना है। अब कह रही है कि ये जो जगह है ना, ये जगह आपने मकान बना रखे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने मकान बना रखे हैं, ये क्षेत्र जो है ये नगर पालिका में नहीं आता। किसने मकान बना रखे हैं वो क्या हो रहा है? नगर पालिका में नहीं आता, ठीक है, वो नगर पालिका में नहीं आता। अब ये रास्ता जो है ये सार्वजनिक मार्ग है, सार्वजनिक मार्ग है, ठीक है, सार्वजनिक मार्ग है, ठीक है। तो बोलेगी कि भाई ये जो आपका, ठीक है, ये जगह तो मेरे में नहीं आ रही, लेकिन ये जो सार्वजनिक रास्ता जो निकल रहा है आपका, ये रास्ता क्या है? मेरा मार्ग है। इस मार्ग के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यदि बरामदा, छज्जा, सीढ़ी बाहर आ रही है तो तोड़नी पड़ेगी, मुख्य मकान का बाहर आ रहा है तोड़नी पड़ेंगे। अगर जमीन आपकी लग रही है, जमीन आपकी लग रही है, तो आपको डीएलसी रेट के ऊपर क्या मिलेगा? उसका प्रतिकर मिलेगा, प्रतिकर देगी, पैसे देगी। यदि आपकी जमीन लग रही है ना, तो जमीन के पैसे देगी, और पैसे देके उस जमीन को क्या कर लेगी? खरीद लेगी ना, खरीद लेगी, खरीद लेगी तो कब्जा किसका हो जाएगा? कब्जा नगर पालिका का हो जाएगा, उस क्षेत्र के ऊपर भी कब्जा नगर पालिका का हो जाएगा। आगे जो तीसरी बात ये कह रही है कि भाई ठीक है, आपने इस टाइप का कर लिया, कोई मकान हो और वो घातक हो, ध्वंसक मकान हो, कोई टूटने वाला मकान हो कि रास्ते के ऊपर टूट के गिर जाएगा, क्या हो? ध्वंसक मकान हो, ध्वंसक मकान हो या खतरनाक हो, ठीक है, खतरनाक हो। तो ये जो खतरनाक जो मकान होगा ना, इसको क्या करेगी नगर पालिका? ये जैसे रास्ते के ऊपर कोई गिरने वाला मकान है किसी मालिक का, तो वो खतरनाक है, ध्वंसक है, तो नगर पालिका इसको क्या कर देगी? तुड़वा देगी, तुड़वा देगी, ठीक है, तुड़वा देगी। जब ये वाला सार्वजनिक मार्ग आ रहा है आपका और जमीन आ रही है, तो इसके अंदर आपको कितने दिन पहले का नोटिस देगी? 15 दिन पूर्व का नोटिस आपको देगी, कि 15 दिन का नोटिस देगी, आप सार्वजनिक मार्ग से अपना भवन, बरामदा और सीढ़ी है उसको तुड़ा के अलग कर दीजिए। यदि मुख्य भाग अंदर आ रहा है तो आप मुख्य भाग को भी तुड़वाइए। यदि आपकी जमीन लग रही है तो आप पैसे लीजिए, हमें जमीन दे दीजिए, डीएलसी रेट पे पैसे ले लो और हमें जमीन दे दो। तो ये सार्वजनिक यदि मार्ग आ रहा है और जमीन वो खरीदना चाह रही है, तो वो 15 दिन पूर्व का नोटिस देके जमीन खरीद लेगी। अब ये ध्वंसक और खतरनाक मकान जो होगा उसको क्या कर देगी? तुड़वा देगी, और तुड़वाने के बाद यहां वो पैसे लेगी, यहां वो मालिक से पैसे लेगी। क्या करेगी? जो इसका मालिक होगा ना, जमीन का स्वामी, स्वामी से क्या करेगी? पैसे लेगी, ठीक है, पैसे लेगी, प्रतिकर लेगी। और जो ये पैसे लेती है वो कहां पे जाते हैं आपको पता है? नगर पालिका निधि के अंदर जाते हैं, ठीक है। आगे 193 की धारा में बोल रखा है कि भवनों की सतह, कि उसकी जो नींव है वो कैसी होनी चाहिए, भवनों की सतह कैसी होनी चाहिए, भवनों की सतह। क्योंकि अपन जो लोग पढ़ रहे हैं कुछ चीजें मेरे सामने भी नई आई हैं, पता था लेकिन इतना नहीं पता था, अपन बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं तो बहुत सी चीजें नई आ रही है, ठीक है। और ये जो याद करने का जो आपका है ना, धारा याद करने का, ये एक सीधा सा फॉर्मूला है, बहुत जल्दी मैं एक वीडियो के अंदर आपको एक ट्रिक वाइज समझा दूंगा, ठीक है। तो ये भवनों की सतह की बात कर रहा है कि नगर पालिका क्या कहती है? नगर पालिका कहती है कि भवन जो कोई भी भवन बनाएगा ना, भवन कोई भी व्यक्ति बनाएगा ना, कोई भी व्यक्ति यदि कोई मकान बना रहा है, भवन बना रहा है, तो उसकी जो नींव होगी ना, सतह जो होगी ना, वो थोड़ी ऊंची रखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? भवन की सतह
ऊंची रखनी पड़ेगी, सतह ऊंची रखनी पड़ेगी। अब ये ऊंची रखनी होगी। ऊंची रखने का कारण क्या है? ऊंची रखने के लिए क्यों कह रही है? वो इसलिए कह रही है कि भाई नीचे जो सीवरेज लाइन है उसके अंदर भी आपका कचरा वगैरह, मल वगैरह जो है वो नीचे पानी से बह जाएगा। पानी की जो लाइन आ रही है उसका भी आपके सही प्रेशर से काम हो जाएगा। ठीक है, तो सार्वजनिक मल लाइन जो है, क्योंकि ये ऊंची रखनी है, लगभग इतनी ऊंची तो रखनी है आपको कि जिससे क्या हो जाए, आपकी मल लाइन जो है, मल लाइन में आपका सीवरेज की जो लाइन है उसके अंदर आपका मल जो है वो बह के चला जाए। ठीक है, फिर कोई भी सार्वजनिक हो या मल लाइन हो या मल का निकास हो, ठीक है, इसमें बोला गया मल का निकास अच्छे से हो सके। ठीक है, अच्छे से हो सके तो अपन लोग, फिर आपके बरसात का पानी भी नहीं भरेगा। क्या नहीं होगा? बरसात का जो पानी होगा, गंदा पानी रोड का, वो आपके घर में नहीं जमा होगा, आपके घर की मजबूती रहेगी। तो इसलिए देखो नगर पालिका भी आपका कितना ध्यान रखती है। वो ये रखती है कि भाई आप जो है भवन जो बनाएंगे उसकी सतह जो होगी, नीचे की नींव, जो आंगने की, अपना जो आंगना होता है ना, आंगने की जो फ्लैश ये बराबर होती है ना, तो इसके बराबर आपकी क्या होगी? ऊंचाई होनी चाहिए। ऊंचाई होने से आपकी मल लाइन से मल चला जाएगा, सीवरेज लाइन से गंदा पानी जो होता है निकास, वो भी निकास हो जाएगा, बरसात का गंदा पानी भी आपके घर में नहीं होगा। तो भवनों की सतह के बारे में यही बोला गया। ठीक है, अगली जो धारा है अपनी कह रही है कि समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध। यदि आप कोई भवन बना रहे हो, जैसे नगरपालिका सीमा के अंदर, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर, ठीक है, तो या तो नया भवन आप बना रहे हो, या मकान जो बन गया उसका पुनर्निर्माण करवा रहे हो, या उसमें सारवान का मतलब जरूरी परिवर्तन आप करवा रहे हो, भवन का बहिर्भाग जो बाह्य भाग है उसको निर्मित करवा रहे हो, या उसको पुनर्निर्मित आप फिर से ठीक करवा रहे हो, या कोई कुआं आप उस क्षेत्र में खुदवा रहे हो, या कोई बोरिंग खुदवा रहे हो, या फिर टावर लगाना। टावर भी देखो, आपको पता है लोगों के घरों पे आजकल टावर लगते हैं, तो क्या होता है उससे? एक तो रेडिएशन प्रॉब्लम होती है, और दूसरा उन लोगों को क्या दिया जाता है? बदले में पैसे दिया जाता है, एक आधा आदमी को नौकरी दी जाती है, उनको फाइनेंशियली मजबूत किया जाता है। टावर लगवाना है तो नगर पालिका को दस्तावेज के साथ आपको आवेदन करना पड़ेगा। यदि आप नगर पालिका के भीतर रह रहे हो क्षेत्र में और आपको ये सारे काम करवाने हैं, मकान किसी भी प्रकार की कोई भी काम करवाना है, अंदर का तो आप बिन पूछे भी कर सकते हो, बाहर का यदि आपको कुछ भी करवाना है, दिखने वाली चीजें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नगर पालिका को सारे कागजात जो इसके डॉक्यूमेंट है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस में इसका जो क्या बोलते हैं नक्शा जो होगा, नक्शे के साथ आपको नगर पालिका में जमा कराना पड़ेगा। वो 2 महीने के अंदर आपको मंजूरी देगी। यदि वो 2 महीने में विचार नहीं करती है तो वो 1 महीना और बढ़ा देती है। 3 महीने में यदि मंजूरी नहीं देती तो आप खुद से भी काम चालू कर सकते हो। तो वो चीजें आगे कही गई हैं इसी के अंदर। ठीक है, ठीक है। फिर आगे कहा है कि तात्विक परिवर्तन, ये जो परिवर्तन होता है सारवान, इसको तात्विक परिवर्तन बोलते हैं। इसमें बोला है कि सेटबैक लगवा रहे हो, कवरेज करवा रहे हो, ऊंचाई बढ़वा रहे हो, पार्किंग करवा रहे हो, या कोई अपने मकान के अंदर कोई भी परिवर्तन करवा रहे हो, उसको तात्विक परिवर्तन बोला गया। ठीक है, ठीक है। ये जो धारा है ना अपनी 194 की धारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। इससे क्वेश्चन 100% आता है, एक न एक पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि दूसरी जो बात कही गई है उसमें कहा गया है कि आवेदन के साथ निम्नलिखित आपको नगरपालिका के अंदर देना पड़ेगा अनुमति लेने के लिए। सभी प्रकार के जो भूमि या भवन के ऊपर काम कर रहे हो उसके कागज देने पड़ेंगे आपको, ओरिजिनल जो उसकी रजिस्ट्री है, नोटेरी है, या जो भी नगरपालिका अप्रूव्ड है। अविवादित होना चाहिए, उसके ऊपर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, न तो पड़ोसी के साथ कोई विवाद होना चाहिए, न नगरपालिका के साथ। उसके अंदर जिस मालिक के नाम जमीन है उसको व्यक्तिगत शपथ पत्र देना होगा। आगे कह रहा है कि जो नगरपालिका मकान बनाने के लिए फीस भी लेगी ना, कर उसका बेचारी का वही तो है, तो फीस लेगी, तो फीस की रसीद जो होगी उसकी कॉपी भी होनी चाहिए कि आपने फीस वो रसीद कटवा ली है। फिर नक्शे जो होंगे वो नक्शे भी आपको देने पड़ेंगे। और स्थल योजना जो होगी कि भाई इस जगह मैं मकान बना रहा हूं, उस मकान की जो स्थल योजना होगी उस नक्शे के जो मकान का जो नक्शा होगा, जमीन का जो नक्शा होगा, उसकी 6 कॉपी आपको देनी पड़ेंगी। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि मकान जो नक्शा होता है नगरपालिका के अंदर कितनी कॉपियां देनी पड़ती है? 6 कॉपियां देनी पड़ती है। अन्य सूचना जो दस्तावेज जो नगरपालिका कह रही है कि मुझे कोई और कागज यदि आपसे चाहिए तो वो भी आपको देने होंगे। आगे कह रही है कि नक्शे जो होंगे ना, ऐसा नहीं कि ऐरा गैरा आदमी आया और वो नक्शे बना के दे दिए, नहीं, नक्शे जो चाहिए मुझे या तो नगरपालिका से अप्रूव्ड होने चाहिए, या नगर सुधार न्यास जो है उससे परमिशन के अप्रूव्ड होने चाहिए, या जेडीए के कोई अधिकारी के होने चाहिए, या सरकारी अधिकारी के अप्रूव्ड होने चाहिए, वही नक्शे आपके चलेंगे। यदि नक्शे आप गलत देते हो तो उसके लिए जुर्माना और सजा का भी प्रावधान इसमें किया गया है। रजिस्ट्रीकृत नक्शे होने चाहिए, वही चलेंगे। ठीक है,
आगे बोला गया है कि जो कागजात लेती है ना नगर पालिका आपसे, तो वो कागजात किस बेसिस पे लेगी, वो ये देखने के लिए लेगी कि वो जो जगह है जिसपे आप मकान बना रहे हो, छज्जा काट रहे हो, बाहर का कुछ भी काम कर रहे हो, वहां पे कुआं खुदवा रहे हो, टावर लगवा रहे हो, वो जगह कहीं सार्वजनिक तो नहीं है, सरकारी, कि भाई वो जगह जो है वो यार हमारी तो नहीं है, सरकार की, राज्य सरकार की तो नहीं है, सार्वजनिक तो नहीं है, इसलिए वो नक्शे लेती है और कागजात लेती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो वैध कब्जा जो होगा ना मालिक का, उस टाइम पे जिस टाइम पे वो देता है उस टाइम पे वैध कब्जा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई दूसरा रह रहा हो, कोई दूसरे ने कब्जा कर रखा हो। फिर कह रही है कि यदि नगर पालिका उसके हक में आदेश देती है ना कि भाई तू बना ले मकान, तो उसके ऊपर नगर पालिका की कोई हक कोटी नहीं होगी। मतलब ये नहीं कि आपको मकान बनाने के लिए नगर पालिका ने परमिशन दे दी और नगर पालिका कल आके आपके घर पे खड़ी हो जाए कि नहीं हमने तो परमिशन दी है, ये मकान हमारा भी है, ऐसा नहीं होगा। वो जगह आपकी होगी, मकान आपका होगा, बस नगर पालिका यदि आपके हक में देती है तो फिर वो जगह आपकी है, उसके ऊपर नगर पालिका का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार यदि उसके अंदर कुछ बदलाव करना चाहेगी तो वो आपको नोटिस पहले देगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि दस्तावेज जो होंगे वो आपके इलेक्ट्रिक रूप से आप पीडीएफ के तौर पे भी आप प्रस्तुत कर सकते हो, डाल सकते हो, सीधी नगर पालिका की वेबसाइट के अंदर भी आप पहुंचा सकते हो। आपको क्या होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट जिस तारीख से मिल जाएंगे उससे 2 महीने के अंदर आपको मकान या भवन या जो भी लीगल है तो आपको क्या मिल जाएगी, अनुमति मिल जाएगी। बस इस अधिनियम की धारा और अधिकार उपधारा के अंदर वो चीज आनी चाहिए। यदि आपको 1 महीने के अंदर ये स्वीकृति देने में 1 माह के अंदर नगर पालिका स्वीकृति देने में असफल रहती है तो फिर आपको 2 महीने के बाद में 2 महीने के बाद में आपको एक स्पष्ट नोटिस देना होगा कि साहब मैं मकान बनाने के लिए 2 महीने पहले नोटिस देके गया था और आप मेरा अभी तक नोटिस स्वीकार नहीं किया है, तो प्लीज आप मेरा नोटिस स्वीकार करें। तो क्या कहेगी नगर पालिका उसको उसको क्या कर देगी, 3 माह का समय दे देगी। 2 + 1 3 माह का तो हो गया, 3 माह के समय में आपको स्वीकृति मिल जाएगी, स्वीकृति मिल जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी, मिल जाएगी। यदि स्वीकृति नहीं मिलती है 3 माह में तो आप मकान शुरू कर दो, आप काम जो है वो शुरू कर दो। ठीक है, शुरू कर दो। अब कार्रवाई किस पे होगी, जो आपके मकान की जो स्वीकृति देने वाले अधिकारी हुए उनके ऊपर कि भाई आपने इसका लेट क्यों किया, उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। आगे बोला गया है कि यदि मामला 15 मीटर ऊंचा भवन बनाना हो, 15 मीटर अधिक से ऊंचा, तो ये बहुत बार इंपॉर्टेंट रहा है, 15 मीटर अधिक ऊंचा मकान बनाना हो, 500 वर्ग गज के अंदर कोई मकान बनाना हो। मकान का मतलब आप घर बना सकते हो, लेकिन यदि कोई संस्थागत और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, कॉम्प्लेक्स आपको पता ही है कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो संस्थागत और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स आप बना रहे हो, या कोई गैर आवासीय भवन बना रहे हो किसी और के रहने के लिए, या कोई बहुमंजिला मकान बना रहे हो, या कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, या नीचे के तहखाना अंडरग्राउंड का काम कर रहे हो, तो उसके अंदर नगर पालिका आपको अनुमति नहीं देगी। उसके लिए नगर पालिका आपके फॉर्म ले लेगी, फॉर्म लेके राज्य सरकार का जो प्रादेशिक अधिकारी होगा, प्रादेशिक नगर नियोजन अधिकारी जो होगा, प्रादेशिक नगर नियोजक, क्योंकि प्रादेशिक अपने अपने क्षेत्रों के क्या होते हैं, नगर नियोजक अधिकारी होते हैं, वो ये इस टाइप की योजना बनाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे विकास होगा नगर का, तो आगे जनसंख्या का दबाव भी कम हो जाएगा, या फिर जनसंख्या के ऊपर ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, लोग बाग है उनके लिए सुविधा अच्छी हो जाएगी। तो प्रादेशिक नगर नियोजक जो होगा उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। कब लेनी पड़ेगी, यदि आप मकान जो 15 मीटर से ऊंचा बना रहे हो, यदि 500 वर्ग गज के अंदर कोई संस्थागत या व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, या कोई तहखाना बना रहे हो, अंडरग्राउंड बना रहे हो, या कोई बहुमंजिला मकान बना रहे हो, या कोई गैर आवासीय मकान बना रहे हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, राज्य सरकार के पास ये कागज भेजेगी नगर पालिका, आपसे कागज ले लेगी, लेने के बाद ये किसको भेजेगी, प्रादेशिक नगर नियोजक, जो राज्य सरकार क्या करता है, राज्य सरकार नियुक्त करता है, इसको नियुक्त कौन करता है, प्रादेशिक नगर नियोजक को। तो ये यहाँ पे आपको मंजूरी प्रादेशिक नगर नियोजक देगा। ठीक है, बिना नगर पालिका की अनुमति के इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कोई भी आदमी जो है वो व्यक्तिगत विकास कार्य नहीं कर सकता। यदि आप नगर क्षेत्र में रह रहे हो तो आपको नगर पालिका की हर एक चीज पे अनुमति लेनी पड़ेगी, तो ही आप कार्य कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो इसके लिए आपको पता है जेल की हवा भी खानी पड़ जाती है और जुर्माना भी बहुत भारी लगाया गया। ठीक है, ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि 2 माह हमने देख लिया था, ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा दी थी, लेकिन जैसे जैसे सीक्वेंस में आ रही है अपन देख रहे हैं कि 2 माह के भीतर आपको आवेदन, कौन नगर पालिका है ना, किसी व्यक्ति का आवेदन मिल जाता है, उसका नक्शा सारे वैलिड डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, तो नगर पालिका उसको 2 महीने के भीतर उसका आवेदन विनिश्चित कर देगी कि भाई इसको परमिशन देनी है कि नहीं देनी है। ठीक है, यदि वो इसका विनिश्चय नहीं करा और वो फाइल दबी की दबी रह गई तो उसको 1 माह का अतिरिक्त समय और दिया गया है। लेकिन फिर भी यदि आपका विनिश्चय नहीं होता है
तो आपको स्पष्ट नोटिस देना होगा। 2 महीने के बाद काम नहीं हो रहा तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देके 1 महीने के अंदर, वो स्पेशल नोटिस होते हैं तो वो देखती है कि यार इनका तो काम चालू करवा देते हैं। फिर भी यदि आप, वो नगर पालिका जो है वो विनिश्चय नहीं करती है, सोचती नहीं है कि यार इसको न तो कोई परमिशन दी है, न कोई बात उसके कागज पड़े हैं, दिए वैसे के वैसे पड़े हैं, तो आप काम शुरू कर सकते हो। आप काम शुरू कर सकते हो। फिर जो कार्रवाई होगी वो जो परमिशन देने वाले अधिकारी पे होगी, आप पे नहीं होगी। बस बात यह है, शर्त रखी गई है कि अतिक्रमण न हो, इस अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो, इस अधिनियम के धारा उपधारा का कोई उल्लंघन नहीं हो, तो आप 3 महीने के भीतर भीतर काम कर सकते हो। आपको 2 महीने का समय मिल गया, ठीक है, प्लस में 1 महीने का आप स्पष्ट नोटिस देते हो तब मिल गया। 3 महीने में आपको अनुमति नहीं मिली, या अनुमति मिली या नहीं मिली, मिली या नहीं, ये दोनों के ऊपर आपके साथ काम नहीं हुआ, आपकी फाइल देखी नहीं, तो आप 3 महीने बाद में काम, 90 दिन के बाद में काम चालू कर सकते हो। बस अतिक्रमण मत करो और इस अधिनियम का उल्लंघन मत करो। आगे कहा गया है कि परकोटे वाले शहरी क्षेत्र, अपना जयपुर परकोटा क्या है, विश्व धरोहर के अंदर है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर है, तो परकोटे वाले क्षेत्र है, हेरिटेज क्षेत्र है, ये हेरिटेज क्षेत्र है। और निर्बंध क्षेत्र, जिसके और जिन क्षेत्रों पे रोक लगाई गई है कि यहाँ पे नगरपालिका काम नहीं कर सकती, वहां पे अलग नियम काम करेंगे, वहां पे आपको नगरपालिका मकान बनाने की या कोई भी चीज बनाने की परमिशन नहीं देगी। कहां नहीं देगी, केवल 3 नाम अधिनियम के अंदर दिए गए हैं, एक तो परकोटे वाले शहरी क्षेत्र, एक हेरिटेज जो क्षेत्र है, जैसे मान लो अपना आमेर का किला हेरिटेज में है, तो वहां पे आपको मकान बनाने के लिए अलग समिति के पास आपको जाना पड़ेगा। तो कुछ रोके हुए क्षेत्र है, जैसे फौज का एरिया होता है तो वहां पे भी रोके हुए निर्बंध क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको नियम जो है वहां अलग नियम लगेंगे, नगरपालिका यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी। आगे है कि नगरपालिका अधिकारी, जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो होता है ना, वो किसी, जैसे कोई आदमी काम चालू कर रहा है तो वो कभी भी कोई आदमी को भेजकर उस मकान का नापतोल करवा सकता है, ठीक है, और यदि उसको लगे कि ये मामला अतिक्रमण में है तो उस काम को रुकवा सकता है और तोड़ सकता है। ये सारा जिम्मेदारी किसकी है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की, ठीक है। आगे दे रखा है कि भाई ये तो थी भवन बनाने की प्रक्रिया। अब कह रहे हैं कि जो अपनी दादागिरी से जो कोई काम करता है तो नगरपालिका की थोड़ी दादागिरी देख लेते हैं। यदि कोई आदमी फिर भी नियमों का उल्लंघन करता है तो नगरपालिका क्या करती है। ये जो है ना भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, यहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो 3-3 4-4 क्वेश्चन इसी एक धारा से फंसा दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो श्योरली आप मान लीजिए, तो 15 मीटर से यदि आप ऊंचा बनवाते हो और नगरपालिका की आपने अनुमति नहीं ली, क्योंकि पहली बात तो 15 मीटर से ऊंचा बनाने की नगरपालिका तो खुद कागज रखेगी, फिर जो प्रादेशिक अधिकारी होगा उसके पास भेजेगी, वो वेरीफाई करके आपके पास भेजेगा। तो क्या होगा, सक्षम न्यायालय दोष सिद्ध कर देगा, सक्षम न्यायालय के कोई भी उसके अंदर साबित हो जाएगा कि हाँ यार ये ऊंचाई जो है 15 मीटर से ऊंची है, दूसरी नगरपालिका कह देगी हमसे अनुमति नहीं ली, तो क्या हो जाएगा, दोष सिद्ध हो जाएगा। दोष सिद्ध हो जाएगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। कितना जुर्माना है, 30,000 से लेके 50,000 तक का जुर्माना, सीधा सीधा बोला है, 30,000 से लेके 50,000 तक का। अब ये जुर्माने अलग अलग राशि आएंगे, तो हम इसको याद करने का सीधा सा एक फॉर्मूला है, ये 15 है, तो 15 का 2 कितना हो जाएगा, 30,000। तो 30,000 से लेके अंतिम जो सीमा है वो 50,000 से ऊपर तो किसी का जुर्माना है ही नहीं ना, तो 50,000 तक है, तो 30,000 से 50,000 तक का आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। और यदि आप ऐसा काम लगातार कर रहे हो, जितने दिन तक आप कर रहे हो, तो प्रत्येक दिन आपके ऊपर 500 रुपए का चार्ज किया जाएगा। आगे बोल रहा है कि बिना आवेदन, हमने आवेदन दिया ही नहीं, मकान नया बनवा रहे हैं, तो बिना आवेदन काम करवाने पे, नया मकान बनाने पे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय ने कह दिया कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं आए, आपने कोई कारण दे दिया तो एक अलग बात है, नहीं कारण दे पाए तो आपका क्या हो जाएगा, यदि उस टाइम पे नगरपालिका छुट्टी पे थी, आपने कारण दे दिया, न्यायालय ने मान लिया, ठीक है। यदि न्यायालय ने कहा कि काम चल रहा है, फिर भी काम हो रहा है नगरपालिका में प्रॉपर, फिर भी आपने जो है आवेदन नहीं किया मकान बनवाने के लिए, तो उसके लिए न्यायालय, सक्षम न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है आपका, जिला न्यायालय, तो जिला न्यायालय देने के बाद आपको क्या हो जाएगा, 1 माह का तो सादा कारावास हो जाएगा। कितना हो जाएगा सादा कारावास, 1 माह से लेके 3 माह तक का। आप यदि जेल की हवा आपको खानी पड़ सकती है 1 माह से 3 माह तक कि उसके अंदर सजा की बात कही गई है, और जो आप बिना अनुमति काम करवाते हो। आगे कहा गया है कि 20,000 से लेके 50,000 तक का जुर्माना, क्योंकि इसके अंदर यदि आप जेल खा रहे हो तो इसका क्या कर दोगे, 10,000 रुपए आपको और छूट हो जाएंगे, वो जेल खाने की छूट हो जाएंगे। और इसमें आप जेल नहीं खा रहे तो 15 मीटर से ऊंचा जो बना रहे हो तो इसके अंदर आपको 30,000 से 50,000 जुर्माना है, ठीक है, 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। लेकिन यदि आप मकान बनाने की अनुमति भी बेवजह से ली नहीं है, आपने ली नहीं है, तो आपको 1 से लेकर 3 माह तक का सादा कारावास होगा। ये कठोर दंड नहीं होगा, ये सादा कारावास होगा, ठीक है, सादा कारावास, सादा
कारावास। सादा कारावास के अंदर आपको कोई सरकार की संस्था में भेज दिया जाएगा, वहां पे आप जाके आपको किसी नॉर्मल काम में लगा दें, पेड़ पौधों में पानी भरने के लिए, कोई और करने के लिए, सरकारी संस्था के अंदर आपको 1 महीने के लिए पाबंद कर दिया जाता है, उसको सादा कारावास बोलते हैं। ठीक है, आगे बोला जाएगा कि ये 20,000 से 50,000 तक जुर्माना है, और यदि चाहे तो दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे कह रहा है कि योजना का उल्लंघन करने पर, यदि आपके क्षेत्र में कोई विकास योजना आ रही है और उस विकास योजना का आप क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, उसकी बात आप नहीं मान रहे, तो उल्लंघन करने पर आपको 15 से 45 दिन तक, आधे महीने लेके 1.5 महीने तक ताने के मिलेगा, सादा कारावास मिलेगा। ठीक है, और 10,000 से लेके 20,000 तक जुर्माना मिलेगा, अथवा दोनों हो सकते हैं, अथवा दोनों हो सकते हैं। योजना का उल्लंघन करना कोई योजना है, आपने उसको जानबूझ के उल्लंघन कर रहे हो, तो आपको 15 से 45 दिन तक क्या मिलेगा, सादा कारावास मिलेगा, 10,000 से 20,000 का जुर्माना आपको देना पड़ेगा, अथवा दोनों देने पड़ेंगे। आगे कह रहा है कि यदि आपने नक्शा सही नहीं दिया हो, सही नक्शे का मतलब ये हो गया कि उन्होंने बोला कि नगरपालिका का या कोई जेडीए अप्रूव्ड होता है, या नगरपालिका न्यास का कोई अधिकारी होता है, उससे अप्रूव्ड ही नक्शा चलेगा, अदरवाइज कोई नक्शा नहीं चलेगा। आपने वो नक्शा नहीं दिया, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि देखेंगे भाई इस नक्शे में गड़बड़ है, तो आपका नाम काली सूची में डाल देंगे। किसमें डाल देंगे, ब्लैक लिस्ट में आपका नाम हो जाएगा। दूसरी बात, तुरंत आपका जो पट्टा होता है उसको रद्द कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा जमीन का वो तुरंत रद्द कर देंगे। उसकी जांच करेंगे ना कि भाई ये बना कहां से, आया कैसे, ऐसे तो हर कोई कब्जा कर लेगा। 1 से लेके 2 माह तक उसको सादा कारावास, यदि वो सही पाया गया, सक्षम न्यायालय ने सही कह दिया, तो 1 से लेके 2 माह तक उसका सादा कारावास होगा। अगला जो है 5,000 से लेके 10,000 तक इसके ऊपर जुर्माना होगा। तो नक्शे का जुर्माना कितना है, नक्शे का जो नक्शे की चप्पल थपेगी वो कितने की थपेगी, वो थपेगी 5,000 से लेके 10,000 तक की। ठीक है, नक्शे की चप्पल कितने की आएगी, 5,000 से लेके 10,000 तक की। और इसके अंदर सजा कितनी है, 1 से लेके 2 माह तक। चप्पल कितनी पैरें हैं, 2 पैरें, 1 या 2 पैरें हैं, तो जगह 1 पग कटेड़ो है वो 1 पैर ले, 2 पग साप्ता हो वो 2 पैर ले। ठीक है, तो चप्पल कितने की थपेगी, 5,000 से लेके 10,000 तक की। यदि नक्शा, जिसके ऊपर नक्शा छापना होता है ना, तो उसके ऊपर 5,000 से 10,000 की थपेगी, और वो 1 माह से लेके 2 माह तक सादा कारावास की सजा होगी। आगे कह रहा है ये तो नक्शा गलत देना है, अब कह रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट ही गलत दे दी, आपने सूचना भ्रमित दे दी। मिथ्या सूचना कितने में आई थी, अपने कितने में आई थी, धारा 15 के अंदर मिथ्या सूचना आई थी, याद है कि नहीं है, पीछे वाले बोलते जा रहे हो। तो मिथ्या सूचना जो है, गलत मिथ्या सूचना यदि आप दे रहे हो, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी आपके खिलाफ दांडिक कार्रवाई करवाने के लिए उत्तरदायी होगा। उसका ये उत्तरदायित्व होगा, जिम्मेदारी होगी कि मैं, यदि आपने मुझे गलत कागज दिए हैं तो मैं आपके खिलाफ दांडिक कार्रवाई करवाऊं। ऐसा नहीं कि दे दिए भाई आप उसको सही करवा के ले आओ, नहीं, उसका उत्तरदायित्व होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि गलत काम करने वाले के खिलाफ आप कोर्ट में जाइए। ठीक है, ठीक है। आगे दे रखा है कि यदि अधिकारी जो है वो समय पे काम नहीं करे, क्योंकि आपके मकान बनाने की अनुमति कितने माह में मिलनी थी, 2 माह में, फिर भी इसको 1 माह का और क्या दिया गया, अतिरिक्त समय दिया गया है, फिर भी आपके जो है उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे, आपके फाइल को देख ही नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उनको कारण पूछना पड़ेगा। यदि सक्षम न्यायालय ने कह दिया कि ये कारण सही नहीं है, दोष सिद्ध है, तो या सही काम ना करे अधिकारी, तो उसको क्या हो जाएगा, 1 माह की जेल हो जाएगी उस अधिकारी को भी। यहाँ पे दिया गया है कि अब की बार अधिकारी लपेटे में आ जाएंगे, जनता गलती कर रही है जनता को सजा दो, अधिकारी गलती कर रहा है अधिकारी को सजा दो। ठीक है, और बोला गया है कि 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना या दोनों आपके ऊपर हो सकते हैं, ताकि आपको लापरवाही का नतीजा भुगतना पड़ेगा। यदि कोई कर्मचारी है नगरपालिका का, वो गलती करता है, तो उसके खिलाफ भी दांडिक कार्रवाई होगी। अब ये कितनी दांडिक कार्रवाई होगी इसका मेंशन इसमें नहीं किया गया। आगे बोला गया है कि अनुज्ञा के बिना आज्ञा के यदि कोई आदमी मकान या विकास कार्य करता है, तो नगरपालिका उसको उस कार्य को तोड़ सकती है। ये नगरपालिका के अंदर पावर है कि भाई आपने अनुमति नहीं ली तो उसको तोड़ सकती है। आगे कहा गया है कि शुष्क शौचालय क्या होते हैं, सूखे होते हैं। सूखे का तो कोई मतलब ही नहीं है, उसमें हजारों प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो यदि कोई बनाता है तो उसको विध्वंस कर देगी नगरपालिका, कहीं पर भी बनने नहीं देगी, शुष्क शौचालय नहीं बनना देगी। आप पानी के शौचालय बनाइए, आप नई टेक्नोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी के आ रहे हैं, वो शौचालय बनाइए, आपको कोई मना नहीं है। लेकिन सूखा आपने मकान बना दिया और वो पूरा सूखा है और उसमें नंबर वाइज जा रहे हो, तो ये आपके लिए क्या होगा, बीमारियों का घर हो जाएगा। तो ऐसे जो है वो नहीं बनाने देगी, यदि किसी ने बना भी लिया तो तोड़ देगी। अपील जो है, आप ये जो पूरा मामला हो गया, आप चाहे तो इसको अपील, अधिकारी भी तो अपील करेगा। और आगे बोला गया है कि ये जो अपील करेगा ना,
तो ये 30 दिन के अंदर अंदर आगे जो आपकी अपील है वो 30 दिनों के अंदर आप राज्य सरकार के कोई भी प्राधिकृत अधिकारी जो होगा उसके खिलाफ आपको उसके सामने जाके आपको अपील करनी पड़ेगी। कितने दिनों में? 30 दिनों में। अपील किसके खिलाफ करनी पड़ेगी? राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी के खिलाफ। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ये नगरपालिका अधिनियम का बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन है। आगे बोला कि यदि कोई प्रतिकूल भवन बना रहे हो, प्रतिकूल भवन कैसा होता है? जैसे 18 साल से बच्चों को आप मकान के अंदर बैठा के कोई जुआ बार, कोई हुक्का बार, यदि इस टाइप का कोई जो प्रतिकर मकान जो होगा, प्रतिकूल जो होगा, लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, चाहे वो किसी भी हालत में, फाइनेंशियली हालत में हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो। तो वो यदि आप मकान बनाते हो तो दोष सिद्धि के ऊपर 20,000 रुपए का आपके ऊपर चालान कटेगा। हुक्का बार वगैरह खुलते हैं शहरों में, छोटे बच्चों को मतलब हुक्का पिलाया जाता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे दोष सिद्ध हो जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना 20,000 रुपए का लगेगा, प्लस में हुक्का बार बंद करवा दिया जाएगा। और ये काम जो होगा, ये जो प्रतिकूल भवन जो होगा, इसका तुड़वाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य सरकार की होगी, या उसका कोई अधिकारी तुड़वाएगा। वो नगरपालिका उनको बता देंगे कि साहब ऐसे ऐसे काम हो रहा है हमारे क्षेत्र में, तो वो आके तोड़ जाएंगे। 20,000 रुपए का जुर्माना जो है वो ये प्रतिकूल भवन की जहां बात आती है वहां पे राज्य सरकार मकान जो है, भवन जो है, वो उसको तुड़वाती है और दोष सिद्धि पाने पे 20,000 का जुर्माना जो है वो नगरपालिका करती है। ठीक है, ठीक है। अगली जो धारा 195 में बोला गया है कि निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट की बात की गई है। बड़े बड़े जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं जहां पे बहुत से लोग रहते हो, एक बिल्डिंग हो जिसके अंदर 100-200 घर रहते हो, अपार्टमेंट की बात की गई है। कॉम्प्लेक्सों का रख रखाव, जैसे अपने जेडीए के कॉम्प्लेक्स हैं, मकान है जहां पे लोग रह रहे हैं, 1 BHK अलग है, 2 BHK 3 BHK अलग है, फैमिली कोठियां अलग है। तो इसमें क्या हो गया, अपार्टमेंट जो होगा उनका रख रखाव किस टाइप से होगा? सबसे पहले संगम जो होगा, संगम क्या होता है? ये संगठन होता है, संगठन होता है किसका? जो यहाँ पे इस अपार्टमेंट में कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं ना, उन लोगों का होता है। उन लोगों का एक संगठन बना दिया जाएगा कि भाई बार बार नगरपालिका तो नहीं आ सकती, आप सारे लोग मिलके कैसे तैसे करके अपना कोई गार्ड रखना चाहते हो गार्ड भी रख लो, कोई और काम पार्किंग वगैरह की सुविधा करवाना चाहते हो वो तो वो करवा लो। ठीक है, तो ये एक संगठन बनेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? कॉम्प्लेक्सों का रख रखाव करेगा। ठीक, कैसे करेगा? उसके अंदर पार्किंग का ब्यौरा रखेगा कि पार्किंग ब्यौरा रखने के लिए क्या कर देंगे, ये 10,000 के अंदर किसी गार्ड को लगा लेंगे, तो कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है, वो आपकी सुविधा के लिए, सारे लोगों की सुविधा के लिए ये संगम बनता है। आगे कह रहा है कि रख रखाव के लिए जो एक निकाय बनेगा, जिस निकाय का नाम होगा निधि निकाय, निकाय निधि नाम होगा। ठीक है, निकाय निधि का गठन करेंगे और ये गठित होते ही सारे काम संगम को दे देगी कि भाई ये जो निकाय निधि है इसका गठन हो गया, और फिर ये जो निकाय निधि का गठन हो गया वो संगम को दे देंगे कि कितना चार्ज लग रहा है, कितना आ रहा है, नगरपालिका से क्या मिल रहा है, नगरपालिका को दे क्या रहे हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी। आगे कह रहा है कि दस्तावेज जो है, आपके जो कोई भी कागज है उस समिति से या फिर उस अपार्टमेंट से आप जाओगे ना, तो उसका मंजूरी पत्र, अन्य उपकरण, करार, मल वाहन, डिजाइन, ये सारा काम जो है ना, ये नगरपालिका के सामने कौन रखेगी? नगरपालिका के सामने कौन रखेगी? आपकी संगम रखेगी। संगम मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ये लोगों का संगठन है, ये जो है ये नगरपालिका के सामने रखेगी कि साहब हमारे ये कागज की मंजूरी देनी है, ये उपकरण लगाने हैं, ये करार करना हमारे साथ, ये मल वाहन खराब हो गया तो ये सीवरेज लाइन को सही करवानी है, डिजाइन बनाने, इस टाइप से हम काम कर रहे हैं, तो उसकी सारी मंजूरी मांगने के लिए संगम लोगों के पास जाएगी और वो लोगों को दे देंगे। नगरपालिका जब तक कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगी, जब तक जो भवन निर्माता कौन होता है, जो कॉम्प्लेक्स को बनाता है वो भवन निर्माता हो गया। कॉम्प्लेक्स का जो बनाने वाला जो होता है ना ठेकेदार, वो कह देता है कि भाई अब ये मकान जो है रहने के लायक हो गया, रहने के लायक हो गया। उसी के बाद आपको प्रमाण पत्र मिले जाएंगे। कौन से प्रमाण पत्र? जैसे हाउसिंग बोर्ड के मकानों के आपके जो आपको उनके डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, आप वहां पे रहना शुरू कर देते हो। उसके अंदर आपके तो अलग अलग योजनाएं चल रही है राजस्थान सरकार की, तो आपको पता ही है। ठीक है, सरकारी टीचरों के लिए, पुलिस वालों के लिए अलग से योजना चल रही है, नॉर्मल लोगों के लिए अलग से चल रही है, गरीब लोगों के लिए अलग से चल रही है। ठीक है, तो वो नगर निगम के अंदर प्रमाण पत्र आपको जारी कर देंगे। भवन निर्माता कह देगा ये मकान रहने के लिए ओके है, वो ओके करने के बाद आपको बांट दिए जाते हैं। ठीक है, ये लिख कर ना दे तब तक। स्वामी नाम आया इसके अंदर, स्वामी। स्वामी कौन होता है? जो भूमि का स्वामी होता है, जिस जगह जो बनी हुई है वो भूमि का स्वामी होगा। निवासी कौन होता है? जो जिस भूमि का अधिभोग कर रहा है, काम में ले रहा है, उस जगह को काम में ले रहा है, वो उसका निवासी हो गया। आगे हो गया निवासियों का संगम। ये संगम किसको बना देंगे? इसके अंदर आपके स्वामी भी आ जाएंगे और उसके अंदर आपके निवासी भी आ जाएंगे। सभी लोग मिलके एक जो अपने रजिस्ट्रीकरण से, क्योंकि उसका एक रजिस्ट्रीकरण होगा
तभी तो वो लोग वहां पे रह पाएंगे ना। करार तो होता ही है किसी चीज का, तो वो रजिस्ट्रीकरण हो जाएगा और उसका जो इसका कॉम्प्लेक्स जो है इसके रख रखाव के लिए क्या हो जाएगा, ये निवासियों का संगम हो जाएगा। निवासियों के संगम में कौन कौन आएगा, स्वामी और निवासी दोनों आएंगे। निवासी के अंदर कौन आएगा, जो भूमि का अधिभोग कर रहा हो वो आएगा। फिर स्वामी कौन आएगा, जो भूमि का रियल स्वामी है वो आएगा। ठीक है, अब दे रखी है आपकी धारा 96 में दे रखी है कि अनुज्ञा और सह निर्माण, यदि आप कोई आदेश लेते हो काम करवाने का और सह निर्माण करते हो तो उसकी विशिष्टियों को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना पड़ेगा, जहां पे हर आदमी को आसानी से दिखाई दे सके। तो उसके अंदर कहा गया कि नगरपालिका क्षेत्र के अंदर यदि आप सह निर्माण कार्य करना, कोई भी आदमी कोई अपना कार्य करवा रहा है, मकान बनवा रहा है या किसी ठेकेदार से अपना कार्य करवा रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक बोर्ड और सादा कागज नहीं ले सकते आप, बोर्ड और सादा कागज ही नहीं ले सकते। ना तो आप बोर्ड लगवा सकते वहां पे और ना ही सादा कागज लगवा सकते। आपको क्या लगवाना है, 4 बाय 4 फीट का, ये क्वेश्चन आ चुका है, 4 बाय 4 फुट का आपको दृढ़ पदार्थ लगाना है, दृढ़ बोर्ड लगाना है। ठीक है, जैसे आपने देखे हैं दिल्ली जयपुर में मकान बनते हैं तो वहां पे उस बिल्डिंग का पूरा नक्शा पहले ही तार दिया जाता है। ठेकेदार के जो बनाने वाला जो ठेकेदार होता है उसके नाम पते एड्रेस होते हैं, जो बनवा रहा है कौन सी कंपनी बनवा रही है उसके सारे नाम पते एड्रेस होते हैं। तो वो चीज ये कह रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम 4 बाय 4 फीट का तो वही, बड़ा तो कितना भी लगा दो आप। दृढ़ पदार्थ का जैसे वो बैनर लगे होते हैं, बोर्ड आपको लगाना होगा। फिर कह रहा है कि सह निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन कर रहा है, कंपनी, या तो कोई बड़ा काम है तो कोई कंपनी कर रही है या कोई ठेकेदार कर रहा है। ठीक है, सह निर्माण करने वाला या तो कोई व्यक्ति या कोई अभिकरण, मतलब कोई कंपनी काम कर रही है, तो उस कंपनी का नाम, उसका पता और उस कंपनी का टेलीफोन नंबर उस पर्दे के ऊपर आपको चिपकाने हैं। फिर आगे कहा कि स्वामी का नाम बनवा कौन रहा है, उसका नाम, उसका पता और उसके टेलीफोन नंबर भी लगाने चाहिए, ताकि नगरपालिका कभी भी सूचना ले सकती है, किसी से भी बात कर सकती है। आगे कह रहा है कि नगरपालिका अधिकारी जो होगा वो आपको मकान बनाने की क्या कर देगा अनुमति देगा। तो वो अनुमति किस तारीख को आपको आज्ञा दी है वो तारीख आपको लिखनी पड़ेगी, और वो संख्या कितनी है, जैसे लिखते हैं ना 2022, फिर आगे लिखते हैं 20, 15, 17, 80, आगे लिखते हैं 2022, तो उससे वो अंदाजा पता चल जाता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आज्ञा की तारीख भी क्या हो वो भी लिखनी है, और संख्या जो है कितने नंबर की संख्या में आपको ये आज्ञा मिली है वो आज्ञा की संख्या भी आपको लिखनी है। आगे कह रहा है कि कितना वर्ग फुट का, पहले नक्शा बना देते हैं ना कि भाई ये इस टाइप का बनेगा, तो ये क्या है, कितने वर्ग फुट का क्षेत्र है, तल संख्या कितनी है, क्योंकि अपन देखते हैं जयपुर जैसे बड़े शहरों के अंदर क्या होता है, पहले ही नक्शा लगा दिया जाता है कि ये मकान बनेगा। तो ये वो नक्शा अपने को एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं लगाते, वो यहाँ पे नगरपालिका नगर निगम की अनुमति के लिए लगाते हैं, अनुमति से कार्य करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो तल संख्या लिखनी पड़ेगी, कितनी इकाइयां इसके अंदर बन रही है, कितनी यूनिट आप, कितनी मतलब बिल्डिंगें इसके अंदर बन रही है, वो सारी लिखनी पड़ेगी। काम शुरू कब हुआ और काम खत्म कब तक करोगे वो तारीख आपको लिखनी है। यदि आप एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि आपने ये बोर्ड या बैनर नहीं लगवाया, आपने ये 4 बाय 4 फुट का कम से कम होना चाहिए, ये बोर्ड और बैनर आपने नहीं लगवाया तो आपके ऊपर 50,000 तक का जुर्माना होगा। तो ये वो जो अपने नक्शा देखते हैं ना, बिल्डिंग बनती है और उसका नक्शा पहले लगाते हैं, वो नक्शा इस 50,000 चोट खाने से लगवाते हैं, बाकी न कि वो अपने को दिखाने के लिए लगाते हैं। ठीक है, उससे एक तो एडवर्टाइजमेंट होता है, फायदा होता है कि कल ये बन रहा है वहां पे, दूसरा 50,000 का जो जुर्माना होगा वो आपके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि मरम्मत इत्यादि के दौरान होल्डिंग लगाना, यदि आप कोई मकान है उसकी मरम्मत करवा रहे हो, वो तो नए बढ़ाने की बात हो रही थी, अब 197 के अंदर हो रही है होल्डिंग लगाने की बात हो रही है कि कोई प्रत्येक व्यक्ति कोई अपने भवन का निर्माण करवाता है या उस भवन को तुड़वाता है या कोई बाह्य भाग को परिवर्तित करवाता है या उसकी मरम्मत करवाता है। तो मार्ग में यदि ऐसा लगे कि वो रास्ते पे घर है और आपको क्या है, मार्ग में बाधा आने की, मतलब बाधा या खतरा आने का, बाधा आने का क्या रहता है, खतरा रहता है कि रास्ता जो है आने जाने से रुक सकता है, तो आपको सबसे पहले तो नगर पालिका से लिखवा के लाना पड़ेगा कि साहब मैं ऐसे ऐसे मकान या तो तोड़ रहा हूं, निर्माण कर रहा हूं, या बाह्य भाग परिवर्तित कर रहा हूं, या उसकी मरम्मत करवा रहा हूं। तो आपको लिखवा के लाना पड़ेगा, लिखवा के लाना सबसे पहला काम होगा। दूसरा होगा कि आपको उसके लिए होर्डिंग उस टाइप के कोई वो कपड़े लत्ते बांधते हैं ना, तो वो जो आप देखते हो
वो ग्रीन वाला कपड़ा है, इस टाइप से सीधा आदमी के ऊपर कोई पत्थर ना पड़े, उसके ऊपर टिक जाए, तो इस टाइप से क्या है, कचरा जो है वो भी आदमी के ऊपर ना गिरे। तो आपको बाड़िया होल्डिंग लगानी पड़ेगी और उसके ऊपर लिखना भी पड़ेगा, भाई आगे काम जो है सावधानी से, काम चालू है, दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। आगे आपको रात्रि के टाइम पे यहाँ पे लाइट लगानी पड़ेगी, रात के टाइम पे आपको लाइट लगानी पड़ेगी। यदि यहाँ पे आप रात को लाइट नहीं लगवाते हो तो आपके 1000 से लेकर 5000 तक जुर्माना होगा, और जितने दिन तक आपने लाइट नहीं लगाई है तो उस हिसाब से 50 से लेकर 100 रुपए का आपका प्रतिदिन का चार्ज लगेगा, जुर्माना लगेगा। ठीक है, ठीक है। आगे कह रहा है कि 198 के अंदर कह रहा है कि सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व लेना। कौन लेगी सुख सुविधा के रख रखाव का उत्तरदायित्व? नगर पालिका लेगी। नगर पालिका, हम उस क्षेत्र में रह रहे हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है ना कि हमारी सुख सुविधाएं जो है उनका रख रखाव किया जाए, सुख सुविधा जो भी है हमारी उसका रख रखाव किया जाए। तो वो डायरेक्ट यदि खुद अपने तरीके से मकान बना के देती है ना, तो वो सीधे आपके जो सुख सुविधा रख रखाव उनका उत्तरदायित्व ले लेती है। लेकिन कभी क्या हो, यदि सुख सुविधाएं कौन सी होती हैं, अपनी सड़क बन गई, पुल बन गया, मार्ग बन गया, खुले स्थान बन गए, खेल मैदान बन गए, तो जो भी सारी बिल्डिंगें जो होती हैं या गवर्नमेंट काम की जो जो चीजें होती हैं वो क्या हो गई, आपकी सुख सुविधाएं हो गई। ठीक है, उनका उत्तरदायित्व नगर पालिका लेती है। वो कब लेगी? वो तब लेगी, नगर पालिका उत्तरदायित्व कब लेगी, जब सभी जानकारियां नगर पालिका के पास सारी जानकारियां। जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल बनवाया किसने? राज्य सरकार ने, लेकिन वो सारी जानकारी किसको दे दी है? नगर पालिका को दे दी है, तो नगर पालिका ले लेगी। दूसरा, वो नगर पालिका विधि के तहत आना चाहिए, तो ही तो वो नगर पालिका उसके ऊपर कानून चलेंगे, नहीं तो नगर पालिका के कानून नहीं चलेंगे। आगे कह रहा है कि नगर पालिका सुधार कर सकेगी। नगर पालिका उसमें कोई सुधार कर सकेगी यदि वो उचित चाहेगी, कोई अधिकारी से, अभिकरण से, या जो व्यक्ति वो बना के गया ना उसको बता देगी भाई इसमें सीवरेज लाइन इधर से नहीं इधर से निकालो, तो वो उस बिल्डिंग के अंदर क्या कर सकेगी? सुधार कर सकेगी। आगे कह रहा है कि फिर नगर पालिका जो है वो उसका उत्तरदायित्व ले लेगी पूरी तरीके से। तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये साफ सुथरी जगह, अच्छी जगह है, आप इसका उत्तरदायित्व ले लो, इससे जनता की भलाई होगी, जनता की सुख सुविधा होगी, नगर पालिका उत्तरदायित्व लेगी। ठीक है, ठीक है। आगे जो अपनी धारा 199 का फिर क्या कह रही है कि अन्य अभिकरण, कोई दूसरी अथॉरिटी ने जिसको बना दिया, विकसित कर दी कोई कॉलोनी, तो उसको सौंपा या ग्रहण करना कौन ले लेगी? वो अपने अंदर नगर पालिका ले लेगी। मान लो मेरे जो चिड़ावा नगर पालिका अपनी, उसके अंदर कोई बिल्डिंग बना दी, राज्य सरकार ने बना दी या कोई प्राइवेट कंपनी ने बना दी, ठीक है, तो उसको क्या कर लेगी? नगर पालिका को सौंपना। यदि वो लेगी तो किस हिसाब से लेगी, ये ग्रहण करेगी तो किस हिसाब से लेगी। यदि ये कंपनी नगर पालिका को देके जा रही है तो कैसे देके जाएगी, और नगर पालिका ग्रहण करेगी तो कैसे करेगी। तो देखिए इसके अंदर कह रहा है कि नगर पालिका जब तक इसको ग्रहण नहीं करेगी तब तक, यदि इसके बारे में इन विकसित जो कॉलोनियां की गई है इसका पूरा अनुमोदन न कर ले, पूरी जानकारी इसकी ना ले ले, तब तक नगर पालिका इस क्षेत्र को न तो ग्रहण करेगी और न किसी का सौंपा हुआ लेगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये जो बनी है ना विकसित कॉलोनियां जो बनी है, ये जो है ये स्कीम और कानून या नियमों के तहत नहीं है, तो भी नगर कानून और नियमों के तहत नहीं है तो भी नगर पालिका इसको ग्रहण नहीं करेगी। हाँ, यदि ये कानून और नियमों के तहत है और इसका अनुमोदन कर लिया तो नगर पालिका ग्रहण कर लेगी। ग्रहण कर लेगी तब ये जो विकसित कॉलोनियां की गई है ना, ये कॉलोनियां नगर पालिका के अंदर निहित हो जाएंगे। ठीक है, वो कॉलोनियां जो है वो नगर पालिका में निहित हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपना जो अध्याय जो है आपका 11 का नगर विकास और नगर योजना 159 से लेके 199 तक जो धारा है वो आपका कंप्लीट हो गया। जो अपना नेक्स्ट जो आएगा वो आपका अध्याय 12 जो है वो अपने सिलेबस के अंदर दिया गया है। नगर पालिका की शक्तियां और अपराध, नगर पालिका की शक्तियां, क्या क्या शक्तियां और अपराध जो है नगर पालिका के अंदर शक्तियां क्या है, अपराध करने वालों को क्या सजा देने का अधिकार है, ये आपके नगर पालिका का जो अध्याय 12 है वो अपन कल से शुरू करेंगे। जो 200 से लेके 297 तक की धारा तक चलेगा। ये कहां से है? 200 से लेके 297 तक की 11 का अध्याय हमने पढ़ा था। 11 का 159 से लेके 199 तक की धाराओं के अंदर है। ठीक है, याद करने की बात आती है कि इसको हम धारा और क्रम वाइज कैसे याद करें कि कौन सी धारा किसके अंदर है। तो पहले आपको पूरा अंदर का मटेरियल मालूम होगा,
तो आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। दूसरी बात, खुद का स्किल डेवलप हो जाएगा। दूसरी बात, मैं एक फॉर्मूले से आपको पूरी जो धाराएं हैं वो याद करना बहुत इजी तरीके से मैं सिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ऐसी सपोर्ट बना के रहो। अच्छा चल रहा है अपना काम। ठीक है।